Assalamu alaikum, welcome to the channel and welcome to the new topic of public health and welcome to the new chapter of public health. तो जिस तरह से आप लोग जानते हैं, इससे पहले हमने फैमिली प्लानिंग की बात की थी और फैमिली प्लानिंग वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है विद द टॉपिक ऑफ इनफर्टिलिटी। तो आज जो हम बात करेंगे वो है रिलेटेड टू दी इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ये मदर एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड भी है और ये हमारा होगा लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट चैप्टर होगा मदर एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड। फिर उसके बाद जो है ना हम वो जनरल जितने भी लेक्चर्स हैं ना हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसको जो है ना अपलोड करेंगे। ठीक हो गई बात। इंशाल्लाह आज जो है ना इसको ख़त्म करेंगे और इसको हम इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स में ख़त्म करेंगे। ये ऑलमोस्ट 6 पेजेस का एक चैप्टर है। इसमें सारा कुछ जो है ना वैक्सीनेशन शेड्यूल के हवाले से, इम्यूनाइजेशन क्या चीज़ होती है। तो पहले हम बेसिक्स चीज़ों की बात करेंगे कि मतलब इम्यूनाइजेशन है क्या चीज़, और इम्यूनाइजेशन में अगर हम देख लें तो उसमें बेसिक्स डिफिनेशन क्या है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या चीज़ है, हर्ड इम्यूनिटी क्या चीज़ है। तो ये सारा कुछ हम इसमें बेसिक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास वैक्सीनेशन शेड्यूल है जो हम यूज़ करते हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो अभी हम जो है ना इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनाइजेशन क्या चीज़ है। अच्छा, इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनाइजेशन, पहले इसकी डिफिनीशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यूनोलॉजी, इट डील्स विद द कम्प्लेक्स डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड आल्सो विद द इक्वली कम्प्लेक्स इन्वेडिंग एजेंट्स, यूजेस ऑफ इम्यूनोलॉजी इन एवरीडे लाइफ टू बी इन नोटिस। अब इम्यूनोलॉजी क्या चीज़ है, मतलब आप अगर इम्यून सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, इम्यून सिस्टम क्या है, जो हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है। ठीक है, हमारे बॉडी में अल्लाह ताला ने एक ताकत रखी हुई है और वो ताकत किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया कोई वायरसेस वगैरह इंटर हो जाए तो उसको किल करने के लिए, उससे बचने के लिए हम जो है ना अपना इम्यून सिस्टम जो है ना ऑलरेडी इंस्टॉल है हमारी बॉडी में। तो अब उसके बारे में स्टडी करने के लिए जो है ना हम उसको फिर इम्यूनोलॉजी कहते हैं कि अगर हम इम्यून सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। और इम्यूनोलॉजी में हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब ये है कि जो हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म जो हमें बैक्टीरिया वायरसेस और इस चीज़ों से बचाएगा, तो इसको हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। अब वो इन्वेडिंग एजेंट्स क्या चीज़ होती है। सो इन्वेडिंग एजेंट्स आर दोज एजेंट्स विच इंटर फ्रॉम आउटसाइड इनटू आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में इंटर होते हैं फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में स्टडी करने के लिए इसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अब इम्यूनोलॉजी की जो है ना कुछ एम्स होते हैं, उसमें कुछ जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इसमें अगर हम देख ले, एक है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को हम बाद में जो शेड्यूल होगा उसमें कवर करेंगे। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी एंड एडवर्स रिएक्शन क्या क्या हो सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी अगर देख ले तो कोई अगर मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है वो हाइपर सेंसिटिव है, वो जल्दी से जो है ना उसको इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। तो इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी। फॉरकास्टिंग द एपिडेमिक्स और ये पेंडेमिक्स, और आजकल अगर आप देख ले तो जो कोविड है ना, ये हमारे पास क्या है, ये है पेंडेमिक। ठीक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो स्प्रेड हुआ पड़ा है। तो इसको एपिडेमिक भी एक हमारे पास जो एक स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक रीजन में अगर कोई डिजीज़ जो है ना वो स्प्रेड हो जाए तो इसको एपिडेमिक्स कहते हैं। तो इम्यूनोलॉजी में हम ये भी देखते हैं कि मतलब अगर एपिडेमिक है या पेंडेमिक है तो उसके लिए हमने क्या करना होता है। अच्छा, इसके अलावा सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस एंड ब्लड ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट होती है। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग जो है ना वो इंपॉर्टेंट होती है। और इसके अलावा कैरियर डिटेक्शन का मतलब ये है कि कौन कौन से आप जो है ना, मतलब अगर किसी बंदे को डिज़ीज़ हो गई है तो वो कौन सी डिज़ीज़ है, वो कौन सी डिज़ीज़ को कैरी कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा जो है ना ये रिलेटेड टू द इम्यूनोलॉजी है। तो खैर ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। अभी जब हम आगे जाएंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, इम्यूनाइजेशन क्या चीज़ है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन अगर हम सिंपल अल्फाज में कहें ना तो इसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीन लगाना, इसको हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अच्छा, so it is the process of rendering a subject immune by inoculating with a specific agent that induces an immune response। अब इम्यूनाइजेशन क्या है, एक तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी इम्यून सिस्टम प्रेजेंट है। क्या चीज़ प्रेजेंट है, इम्यून सिस्टम। ठीक हो गई बात। लेकिन अगर हम बाहर से अपनी बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज़ लगा दें या कोई जो है ना केमिकल्स लगा दे आसानी के लिए, सॉरी एंटीबायोटिक्स नहीं,
एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज़ हम क्यों लगा रहे होते हैं? क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक डिजीज़ होता है, स्पेसिफिक एंटीजन होता है। एंटीजन किस चीज़ को कहते हैं? बाहर से आने वाली चीज़ को। तो अगर वो हमारे बॉडी में इनोकुलेट कर गया है तो उस एंटीजन को किल करने के लिए हम स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब्जेक्ट एंटीबॉडीज़ हम अपनी बॉडी में लगाते हैं, जिसको फिर हम जो है ना क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन कहते हैं। आपने सुना होगा कि कोविड-19 के लिए जो है ना वैक्सीनेशन आई हुई है। तो क्या हमने ऑलरेडी वैक्सीन की नहीं है? हमने इससे पहले भी तो वैक्सीन लगाई है, लेकिन वो कोविड-19 के लिए तो नहीं थी ना। तो अब स्पेसिफिकली कोविड-19 के लिए जो वैक्सीनेशन आई है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अब क्यों? अब इसमें स्पेसिफिसिटी आप देख लेना कि ये एंटीजन हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक एक एंटीजन है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसके अलावा इट इज़ द मेथड ऑफ चॉइस फॉर प्रिवेंशन एंड इन्फेक्शंस डिजीजेस। अब कभी कभार इस तरह होता है ना, इम्यूनाइजेशन, आप एक बात याद रख ले, इसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन। आपको अगर याद हो फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, एक है हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन, दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है, और तीसरा है हमारे पास टर्शरी प्रिवेंशन। क्लियर हो गई बात? तो ये प्रिवेंशन के कुछ टाइप्स थे। अब उसमें से अगर हम देख ले तो इम्यूनाइजेशन क्या चीज़ है? इम्यूनाइजेशन हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है, क्योंकि अभी आपको डिज़ीज़ हुई नहीं है, लेकिन उस डिज़ीज़ से बचने के लिए आप जो ड्रग्स लगा रहे हैं या कोई वैक्सीन लगा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पे क्लियर भी लिखा हुआ है कि ये एक मेथड है जिसमें हम प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ करते हैं। प्रिवेंशन का मतलब है मना करना। कोई डिजीज़ आई नहीं है आपकी बॉडी में, लेकिन उससे पहले आप अपने डिफेंस मैकेनिज़्म को जो है ना मजबूत करें, कि ताकि अगर आपकी बॉडी में कोई वायरस बैक्टीरिया आ भी जाए तो वो उसको किल करने के लिए मौजूद हो। क्लियर हो गई बात? अच्छा, सो द इमीडिएट गोल ऑफ इम्यूनाइजेशन इज़ टू प्रिवेंट द डिजीज़ इन इंडिविजुअल, बट द अल्टीमेट गोल इज़ टू एलिमिनेट और इवन एरेडिकेट द कम्युनिकेबल डिजीज़। अब ये बात आपने समझनी है। हमने डिस्कस किया कि इम्यूनाइजेशन हम क्यों करते हैं? फॉर दी प्रिवेंशन ना। अब कौन से प्रिवेंशन के लिए? इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन से बचने के लिए हम इम्यूनाइजेशन करते हैं। अब हमारे पास दूसरी कोई डिजीज़ हो जिसको हम कम्युनिकेबल कहते हैं, कम्युनिकेबल। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या चीज़ होती है? जब वो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो सकती है, इसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, या अगर वो स्नीज़ के ज़रिए हो, वो टच के ज़रिए हो, वो कफिंग के ज़रिए हो। कम्युनिकेबल का मतलब है एक दूसरे से, एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होना। ठीक है, तो उस डिजीज़ को जो कम्युनिकेबल है उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? इम्यूनाइजेशन कहते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, क्योंकि ये हमारा बेसिक एक मकसद है इम्यूनाइजेशन का। क्लियर हो गई बात? तो अगर आपसे कोई पूछे कि इम्यूनाइजेशन हम क्यों करते हैं, तो सिंपल दो अल्फाज में आपने बताना है। इम्यूनाइजेशन हम करते हैं ताकि इन्फेक्शियस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सके, और दूसरा इम्यूनाइजेशन का मकसद ये है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसको प्रिवेंट करने और उसको ख़त्म करने के लिए हम जो इम्यूनाइजेशन करते हैं, ये इसका एक बेसिक मकसद है। क्लियर? अच्छा, अब आगे चले जाते हैं। अब आ जाते हैं इम्यूनिटी की तरफ कि इम्यूनिटी क्या चीज़ है। तो इम्यूनिटी में अगर आप देख ले, एक है हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसकी बहुत सारे नाम हैं। तो अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो इम्यूनिटी क्या चीज़ है? इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, आर इन अदर वर्ड्स द रिएक्शन ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द फॉरेन सब्सटेंसेस। अब आप सोच लें कि अगर आपकी बॉडी में मिसाल के तौर पर ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, तो अगर ये आपकी बॉडी में इंटर हो गया है तो ये क्या करेगा? ये आपकी बॉडी में डैमेज करेगा। ठीक है, अब ये डैमेज को रोकने के लिए हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। ठीक हो गई बात? अब वो इम्यून सिस्टम ये करेगा कि वो इस बैक्टीरिया पे काम करेगा और वो इसको किल करेगा। क्लियर? सो इम्यूनिटी हमारे बॉडी में वो डिफेंस मैकेनिज़्म है कि अगर कोई, या वो रिएक्शन है जब हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में इंटर हो जाए और वो उसको किल करें, इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी के कुछ टाइप्स हैं। अगर हम टाइप्स में देख लें, सो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है इम्नेट
नेचुरल, नॉन स्पेसिफिक, ये एक ही है। इननेट, नेचुरल एंड नॉन स्पेसिफिक, ये एक को हम कहते हैं। अब इननेट, नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब है? तो अगर हम देख लें नेचुरल, कुदरती तौर पर प्रेजेंट होना हमारी बॉडी में, तो अगर इननेट को हम देख लें, इसका सिंपल डिफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेज ऑफ इवोल्यूशन। क्या मतलब है कि वो इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, उसमें हमने कोई वैक्सीन वगैरह लगाना नहीं होता, इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल इम्यूनिटी। फिर इसकी मैं आपको एग्जांपल्स नीचे दूंगा कि कौन कौन सी ऐसी जो है ना हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट है। अब ये भी आप याद रख ले कि सिर्फ़ और सिर्फ इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ नहीं होती, ये और भी बहुत सारे टाइप्स में हो सकती है, लेकिन अभी इसको मैं क्लियर करता हूँ। सो नेचुरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो नेचुरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो, ठीक है, एंड इट कैन बी इनिशिएटेड इमीडिएटली अगेंस्ट एनी इन्वेडर विदाउट एनी प्रीवियस कॉन्टैक्ट। मतलब क्या है कि अगर कोई जब भी अगर हमारे बॉडी में कोई इन्वेडर आ जाए, इन्वेडर का मतलब है कि बाहर से कोई पार्टिकल या सब्सटेंस आ जाए, तो ये क्या करेगा? ये अपना एक्शन जल्द ही परफॉर्म करेगा अगेंस्ट दोज इन्वेडर, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ आइदर पोजेस्ड फ्रॉम बर्थ और एक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्रोथ। क्या मतलब है कि या तो बाय बर्थ जो है ना फ्रॉम द बर्थ रिप्रेजेंट होती है, और या ग्रोथ के साथ जो है ना ये हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक बात कहूँ ना, तो आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं ना वो जल्दी से बीमार हो जाते हैं, ठीक है, और जो एडल्ट होते हैं वो इतनी जल्दी बीमार नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रोथ हो गई होती है, तो ग्रोथ के साथ उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो भी ग्रोथ कर गया होता है, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब इननेट इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी के अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, तो इंटैक्ट स्किन हमारे पास क्या है? ये भी इम्यूनिटी सिस्टम में काम करता है, क्योंकि अगर कोई स्किन हमारे बॉडी के ऊपर नहीं होता तो ऑलरेडी जो बैक्टीरियाज वगैरह है वो हमारी बॉडी की जो पार्ट्स है उसमें इन्फेक्शन कॉज कर सकती थी, लेकिन स्किन क्या चीज़ करता है? वो हमें इस इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम WBCs को देख ले, तो WBCs में हमारे क्या काम करते हैं? वो भी हमारे पास एक इम्यून सिस्टम का ही एक मेन पार्ट है। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूसेस ऑफ द स्टमक। अच्छा, गैस्ट्रिक जूसेस का क्या काम है इम्यूनिटी में? तो अगर आप देख लें, अब गैस्ट्रिक जूसेस तो हमने बाहर से नहीं लिए हैं ना, वो तो ऑलरेडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, बाय नेचुरल है। सो अगर हम देख लें यहाँ पे, तो बात असल में ये है कि जो हमारे पास गैस्ट्रिक जूसेस है, तो ये गैस्ट्रिक जूसेस क्या करते हैं? जब भी हम कोई खाना वगैरह खा लेते हैं और उसमें कोई बैक्टीरियाज वगैरह हो, तो उसको किल करने का काम किस चीज़ का होता है? गैस्ट्रिक जूसेस का होता है, ठीक होगी बात। अच्छा, एसिडिटी ऑफ एडल्ट फीमेल जेनिटल ट्रैक, जो एडल्ट फीमेल है ना उसकी जो जेनिटल ट्रैक होता है उसमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? अगर एसिडिटी वहाँ पे नहीं हो तो ये जो बैक्टीरियाज वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये क्या करेंगे? इन्फेक्शन काज करेंगे। तो एसिडिटी की वजह से वो जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं? वो किल हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा सिक्रीशन फ्रॉम द नोज, साइनसिस, कंजक्टिवा एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये भी हमारे पास क्या है? नेचुरल इम्यूनिटी में आ जाते हैं। आपने देखे होंगे कि जो नोज़ होते हैं ना उसमें हमारे पास हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये हेयर्स क्या काम करते हैं? ये हमारे पास जो बाहर से इन्वायरमेंट जो गंदी हवा होती है उसको रोकते हैं, अगर उसमें कोई पार्टिकल्स वगैरह हो तो उसको रोकते हैं ताकि ये अंदर ना चला जाए। क्लियर है? तो ये इननेट इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी की कुछ टाइप्स है। अच्छा, अब आगे चले जाते हैं, तो इसमें हमारे पास आ जाती है स्पेसिफिक और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो स्पेसिफिक और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब है कि जो हमने एक्वायर्ड करना है बाहर से, लेना है बाहर से। So it is the type of immunity that needs previous knowledge of the antigen, react specifically with the corresponding antigen, and time is required to mount the attack. This type of immunity is present only in the vertebrates. The specific immunity is associated with the evolution of the lymphoid tissue. It is of two types. इसको मैं अभी आपको बयान कर देता हूँ। Specific acquired immunity का मतलब ये है कि जब भी मिसाल के तौर पर ये बैक्टीरिया, ठीक है, ये हमारे पास, एक मिनट, इसको मैं इस तरह से यहाँ पे आप देख लें। मिसाल के तौर पर एक है बैक्टीरिया नंबर ए, ठीक है, ये बैक्टीरिया नंबर ए है, ये 2020 में आपकी बॉडी में एंटर हो गई थी। तो जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम है ना उसको पता उस वक्त नहीं होता कि ये कौन सी बैक्टीरिया है, ठीक है, लेकिन इसने उसको
किल करा दिया, ठीक है। अब 2021 आ गया, ठीक है, 2021। अब 2021 में फिर से वो वाली बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इंटर हो गई है। तो जो इम्यून सिस्टम होता है ना, उसके पास ऑलरेडी ये नॉलेज प्रेजेंट होता है कि ये वही बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी में 2020 में इंटर हो गई थी। तो वो वही मैकेनिज्म अप्लाई करेगा आसानी से। उसको पता चल गया है ना कि ये हमारे पास कौन सी बैक्टीरिया है, ये वाली बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए मैंने कौन सी एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करना होता है, ये नॉलेज हमारे इम्यून सिस्टम के पास होता है, ठीक है। ये उनके साथ स्टोर हुआ होता है। तो जब भी हमारे पास जो भी बैक्टीरिया पहले से आई हुई हो, तो उसको रिएक्ट करने के लिए स्पेसिफिकली, अब ये स्पेसिफिक है ना, इसके लिए कौन सी एंटीबॉडीज़ रिक्वायर्ड है ये इसको पता होता है, ठीक है। इसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ ये क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो इसको इसलिए हम स्पेसिफिक या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अच्छा, अब इसकी कुछ जो है ना हमारे पास दो टाइप्स है, एक है एक्टिव इम्यूनिटी, एक है पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी का क्या मतलब है, इट इज़ द प्रोटेक्शन प्रोड्यूस बाय द इंडिविजुअल एंड अफेक्ट्स द यूजुअली आर लॉन्ग लास्टिंग। मतलब ये है कि एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जो बंदा खुद से ही प्रोड्यूस करे, जो इंडिविजुअल है ना वो अपना इफेक्ट जो है ना प्रोड्यूस करे, और ये इफेक्ट क्या होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। अब इसके अलावा दूसरा है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी। सो इट इज़ द प्रोटेक्शन बाय द इंजेक्टेड एंटीबॉडीज़। अब एक्टिव इम्यूनिटी में कोई इंजेक्शंस वगैरह नहीं लगाने थे, और पैसिव इम्यूनिटी में क्या करना होता है कि हमने इंजेक्ट करना होता है किस चीज़ को, एंटीबॉडीज़ को, ताकि वो क्या करे, एंटीजन को किल करे। अच्छा, एंटीबॉडीज़ वो चीज़ होती है जो हमारे बॉडी में जो बाहर से एंटीजन आया होता है उसको किल करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको बाहर से इंजेक्ट करते हैं हमारे बॉडी में तो इसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा इट इज़ द प्रोटेक्शन, ये तो हो गया, either in the form of human immunoglobulin are produced by some other biological process. This gives the immediate protection which only lasts for some weeks or months until the donated antibodies are broken down and are used by the individual. क्या मतलब है इसका कि बॉडी में जो हम इंजेक्ट करते हैं या तो वो एंटीबॉडीज़ की शक्ल में होगा या ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन की शक्ल में होगा, और इसका जो असर है ना वो या तो हफ्तों तक रहेगा या मंथ तक रहेगा। इसलिए आपने सुना होगा कि जब भी आप एक वैक्सीन लगा दें ना, वैक्सीन, ठीक है, तो वो उसको आपको कहते हैं ना कि इसकी बूस्टर डोज लगाओ। बूस्टर का क्या मतलब होता है कि जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उसके असरात ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी आपको समझ आ गया होगा। स्पेसिफिक में हमारे पास दो है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। अच्छा, अब आ जाते हैं तीसरी की तरफ जिसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। अच्छा, हर्ड इम्यूनिटी हमारे पास क्या है, सो इट एग्जिस्ट इफ द नंबर ऑफ पीपल इन अ कम्युनिटी हु हैव एक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट एन इन्फेक्शियस एक्सीड a critical level. If this level is achieved whenever even the non-vaccinated individuals are protected from getting the disease. In this way transmission falls are stopped without universal immunity. अब आपने सुना होगा कि हर्ड इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है। हर्ड इम्यूनिटी असल में ये है कि मिसाल के तौर पर एक कम्युनिटी है, एक एरिया है, वहाँ पे कोविड-19 बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर में मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, या इसके अलावा ये मिसाल नहीं दे रहा, ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक आसान मिसाल दूँ। मिसाल के तौर पर ये एक एरिया है जिसको हम ले लेते हैं पेशावर, मिसाल के तौर पर वहाँ पे एलर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा है। एक एरिया है वहाँ पे एलर्जी के डिजीज़ बहुत ज़्यादा होते थे। अब जब वहाँ के जो लोग हैं ना उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि अब उसको कोई भी बीमारी नहीं हो रही जो एलर्जी से रिलेटेड, ठीक है। मिसाल इसका मतलब ये है कि जो वो कम्युनिटी है ना उसमें एक्टिव इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो जाती है कि उसको ना तो कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है, ना कोई मतलब इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत होती है। उन कम्युनिटी की अपनी एक्टिव इम्यूनिटी इतनी क्रिटिकल लेवल तक जो है ना वो पहुंच जाती है कि उनको जो है ना उसकी जो इम्यूनिटी है वो फिर उस वो डिज़ीज़ नहीं होता, वो उसको कुछ भी नहीं कहता, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हर्ड इम्यूनिटी। अब इसमें ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या चीज़ है। तो एक्टिव इम्यूनिटी मैंने आपको बताया ना कि मिसाल के तौर पर आपको कोई डिज़ीज़ हो गई है और आपकी बॉडी में कोई जो है ना अपना ही रिस्पॉन्स शो कर जाए। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने तो कोविड की वैक्सीनेशन भी नहीं लगाई लेकिन
मुझे डिजीज़ नहीं हुई। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि वो वार्ड में भी काम करते हैं, आईसीयूज़ में भी काम करते हैं, लेकिन उनको कोविड नहीं होता। तो उसकी जो इम्यूनिटी होती है ना, उसकी एक्टिव इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो इस तरह से कम्युनिटी की इम्यूनिटी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है, और फिर जो है ना वो डिज़ीज़ नहीं होता, उसकी ट्रांसमिशन भी स्टॉप हो जाती है, और वो ख़त्म हो जाता है उस कम्युनिटी से, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हर्ड इम्यूनिटी। जब आपकी बॉडी में आपकी इम्यूनिटी, अपनी एक्टिव इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स हो गए रिलेटेड टू द इम्यूनिटी, रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ द इम्यूनिटी, ठीक है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन्स के, वैक्सीन्स क्या चीज़ होती है, और इसमें हमारे पास टॉक्साइड क्या है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन क्या है, कूल चेन क्या है, ठीक है। तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फार्माकोलॉजी की लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, पैथोलॉजी की और फर्स्ट एड की। तो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो मैं इंशाल्लाह लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जो है ना उसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।